हे गाइस, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन का थर्ड वीडियो। अब देखिए, पिछली वीडियो में आपने बायलैटरल रिलीफ और यूनिलैटरल रिलीफ का पार्ट एग्जांपल के साथ कवर किया था, तो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आई होगी, उसका पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से आज कवर कर रहे हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट का पार्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग का, जिसमें आपको एएलपी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे और धीरे धीरे करके और भी कॉन्सेप्ट अगली वीडियोज में आते जाएंगे, जैसे एसोसिएटेड एंटरप्राइज, डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज, वो धीरे धीरे कवर होते जाएंगे। देखिए, जब आपने बायलैटरल रिलीफ का पार्ट कवर किया, उसमें आपको बताया कि एग्जम्पशन मेथड और क्रेडिट मेथड होता है। एग्जम्पशन में क्या होता है, मोस्टली जो सोर्स कंट्री है वो टैक्स लगा देती है और जो रेसिडेंस कंट्री है वो टैक्स की माफ़ी दे देती है, यानी टैक्स एग्जम्प्ट कर देती है। ये आपने कवर किया। यानी दो कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज में एक कंट्री क्या करती है, टैक्स को एग्जम्प्ट कर देती है। क्रेडिट मेथड में क्या था कि आपने फॉरेन कंट्रीज में टैक्स पे किया, उसकी आपको क्रेडिट मिल जाती है अपनी रेसिडेंस कंट्री में। जनरली यही फॉरेन टैक्स क्रेडिट का पार्ट था। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंडियन कंपनी हो, इंडिया में क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो और इंडिया के बाहर भी सर्विस दे रहे हो, तो आपने यूएसए में किसी कंपनी को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की, तो उससे रिलेटेड फीस का पार्ट था, जो आपकी इनकम का पार्ट था, उस पर टैक्स लग गया। कहाँ पर? यूएसए में। तो इनकम आपने कमाई, वहाँ पर टैक्स लग गया। देखिए, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आप इनकम कमाते हो, टीडीएस कटता है, वैसे ही मान के चलिए कि वहाँ पर टैक्स लग गया या कुछ डिडक्शन का पार्ट हो गया और बाकी नेट इनकम आपको आ गई, जो कि इंडिया में आ गई। फिर इंडियन गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स लगाएगी, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको, क्योंकि आपको पता है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या कर रही है, टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है। तो आपको टैक्स क्रेडिट जो भी मिल गई वो क्या मिलेगी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में मिलेगी। तो यहाँ पे यही पॉइंट जनरली दे रखा है। कह रहा है एन एसएससी बीइंग ए रेसिडेंट शैल बी अलाउड ए क्रेडिट फॉर द अमाउंट ऑफ एनी फॉरेन टैक्स पेड बाय हिम इन ए कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। आपके केस में आपने यूएसए में जो टैक्स पे किया, उसकी आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। कहाँ पे? इंडिया में। बाय वे ऑफ डिडक्शन और अदरवाइज इन द ईयर इन विच द इनकम कॉरिस्पॉन्डिंग टू सच टैक्स हैज बीन ऑफर्ड टू टैक्स और असेस टू टैक्स इन इंडिया। देखिए, किस ईयर में आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगी, बोल रहा है जिस ईयर में आप क्या करोगे, इनकम को इंडिया में लेके आओगे और इंडिया में जिस अकॉर्डिंग वो असेस होगी, कैलकुलेट होगी, उस अकॉर्डिंग आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट एज स्पेसिफाइड इन दिस रूल, क्योंकि रूल्स भी गिवन है तो हमें वो प्रोविजन भी कवर करने पड़ेंगे इनमें। तो यहाँ पे बोल रहा है द क्रेडिट ऑफ फॉरेन टैक्स शैल बी एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया एंड शैल बी गिवन इफेक्ट टू इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो क्रेडिट मिल रही है, आपने जो भी इनकम कमाई, आपने अलग अलग टेरिटरी में कमाई, यानी इंडिया के बाहर अलग अलग सोर्स से कमाई, उस पर जो भी टैक्स लगा उसको एक साथ जोड़ दिया जाएगा। एग्रीगेट बोल रहा है ना, तो एक साथ क्या कर दिया जाएगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट पार्ट को जोड़ दिया जाएगा और आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट भी पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है द क्रेडिट शैल बी द लोअर ऑफ टैक्स पेबल अंडर द एक्ट ऑन सच इनकम एंड द फॉरेन टैक्स पेड ऑन सच इनकम। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की, आपने कोई रॉयल्टी की सर्विस प्रोवाइड की, आपने कुछ फाइनेंस का पार्ट प्रोवाइड कर दिया, कुछ भी हो सकता है, आपने कोई गुड्स या सर्विसेज आपने दी, गुड्स बेचे, सर्विसेज दी, तो आपकी जो भी इनकम होगी, अब मैंने बताया कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी उस पर जनरली क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स पेबल है अंडर द एक्ट, यानी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, या फॉरेन टैक्स पेड, दोनों में से जो कम हो उसकी क्रेडिट आपको मिल जाएगी। जैसे देखिए, अगर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो टैक्स बना वो बना 40,000 रुपीज़ का, और जो फॉरेन टैक्स था वो था 25,000 का। तो 40 और 25 विच इज लोअर, 25,000, ये बोल रहा है। फिर दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है कि कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। मान के चलिए कि जैसे मैंने बोला कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, 40,000 था, और जो फॉरेन टैक्स था वो आपने ज़्यादा पे किया, 60। तो उस केस में बोल रहा है कि जो आपने एक्स्ट्रा 20,000 पे किया उसको इग्नोर मार दो, क्योंकि विच इज लोअर, आपको जो क्रेडिट मिलेगी दोनों में से कम की ही मिलेगी, 40 की ही मिलेगी। तो आपने जो एक्स्ट्रा टैक्स 20,000 पे किया है उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, उसको इग्नोर मार दो। तो यहाँ पे ये बोल रहा है हाउ वेयर द फॉरेन टैक्स पेड एक्सीड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट फॉर रिलीफ और अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, सच एक्सिस शैल बी इग्नोर्ड। इस एक्सिस को क्या कर देंगे, इग्नोर मार देंगे। फिर देखिए, आपको बोल रहा है कि जैसे मैंने 40-60 बोला, तो आपको बताया कि जो आपने टैक्स पे किया होगा वो आपने फॉरेन करेंसी में पे किया होगा। तो जब आप फॉरेन करेंसी को क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो इंडियन करेंसी में, तो उसके लिए क्या रेट लोगे, तो उसके लिए किस मंथ की रेट लोगे। तो ये बोल रहा है कि जिस साल आपने जो फॉरेन, जिस साल बोल रहा हूँ सॉरी, जिस मंथ में आपने टैक्स पे किया है, मान के चलिए कि आपने मई के मंथ में टैक्स पे किया है, ठीक है, तो उससे जस्ट पहले वाला मंथ कौन सा है, अप्रैल। अप्रैल की एंड की डेट क्या आती है, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को जो भी TTBR, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट चल रही थी, जैसे मान के चलिए कि 75 रुपीज़ पर डॉलर चल रही थी,
तो उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, न कि मई के अकॉर्डिंग। तो ये बोल रहा है कि जिस मंथ में आपने टैक्स पे किया है उससे जस्ट पहले के मंथ में एंड की डेट को जो भी टी बाई रेट टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट चल रही थी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्रेडिट शैल बी डिटरमिन बाय कन्वर्जन ऑफ करेंसी ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन टैक्स एट द टी बाई बी आर ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ इन विच सच टैक्स हैज़ बीन पेड और डिडक्टेड। तो जिस मंथ में फॉरेन टैक्स पे किया गया या डिडक्ट किया गया आपकी इनकम में से, उससे जस्ट पहले वाले मंथ की एंड डेट को जो भी TTBR चल रही थी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। अब देखिए इसके बाद जो पार्ट आ रहा है, अगला आ रहा है टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एयर एंड शिपिंग ट्रांसपोर्ट अंडर DTAA। पर उससे पहले मैं आपको कवर करा रहा हूँ, क्योंकि ये तो बेसिक पार्ट है, मेन ट्रांसफर प्राइसिंग का पार्ट आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर आपने एक एग्जाम्पल कवर किया, जैसे मैं आपको आगे एग्जाम्पल कवर कराऊंगा, पर उससे पहले आप एक शॉर्ट में एग्जाम्पल कवर कीजिए तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का पार्ट भी समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और ये मान के चलिए कि होल्डिंग कंपनी किसकी, XY PLC की, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये USA की एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए, जर्मनी की है, कहीं की भी मान लीजिए, तो ये एक सब्सिडरी कंपनी है। तो ये होल्डिंग कंपनी एक्स लिमिटेड और ये सब्सिडी कंपनी है। देखिए जब एक्स लिमिटेड क्या करती है, अपनी सब्सिडी कंपनी को माल बेचती है तो उसकी प्राइस दिखाती है 5 लाख रुपीज़। लेकिन अगर वो किसी और को बेचती, मान लो जेड को, तो उसकी रियल प्राइस होती है 9 लाख। क्या होती? 9 लाख। तो यहाँ पे कंपनी ने जानबूझ के क्या कर दिया, अपना प्रॉफिट एक तरीके से कम दिखा दिया। क्योंकि देखिए अगर आपको पता है कि अगर आप सेल प्राइस 5 लाख की जगह 9 लाख दिखाते तो 4 लाख प्रॉफिट बढ़ जाता। तो कंपनी ने सेल कम दिखा के अपने टैक्स की बचत कर ली। क्या कर दी? टैक्स की बचत कर ली। तो ट्रांसफर प्राइसिंग यही बोलता है कि अगर जब भी कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट को कम दिखाती है। कैसे दिखाती है? या तो क्या करेगी, देखो यहाँ पे उसने सेल्स प्राइस को कम दिखा दिया, सेल्स प्राइस को कम दिखाते ही प्रॉफिट कम हो गया। या हम बोल सकते हैं कि अपने खर्चे जानबूझ के ज़्यादा दिखा दिए। उल्टा भी हो सकता है, मान के चलिए कि XY PLC माल सप्लाई करती है एक्स लिमिटेड को, अब उसकी मार्केट प्राइस है 10 लाख, लेकिन जानबूझ के जो एक्स लिमिटेड है उसने उसको बोला कि इसको 15 लाख पे दिखाओ, यानी जो बिल बनाओ वो कितने का बनाओ, 15 लाख का। तो एक्स लिमिटेड के पास जब माल आया तो 15 का आया, तो 5 लाख ज़्यादा दिखे। 5 लाख ज़्यादा दिखे तो डेबिट भी ज़्यादा हुए टू साइड में, आपको पता है। तो उस केस में क्या हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गया, क्योंकि खर्चे ज़्यादा दिखेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। प्रॉफिट कम होने से इस एक्स लिमिटेड को फ़ायदा हो गया, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि देखो मान के चलिए कि इंडियन कंपनी को जो टैक्स लगता है इंडिया की टैक्स रेट के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा लगता है, तो जानबूझ के वो प्रॉफिट कम करना चाहती है। तो उस केस में आ जाता है आर्म लेंथ प्राइस, कि जो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में अनकंट्रोल्ड कंडीशन में ट्रांजैक्शन हुए उस वक्त क्या प्राइसिंग चल रही थी। तो आपको पता है कि रियल में जो सेल की प्राइस थी वो 9 लाख थी। तो ALP का मतलब क्या हो गया, प्राइसिंग बिटवीन टू अनरिलेटेड पार्टीज इन अनकंट्रोल्ड कंडीशन। जबकि यहाँ पे ये दोनों थे एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज। देखिए एसोसिएटेड में सिंपली मैं बता रहा हूँ होल्डिंग और सब्सिडरी, वैसे एसोसिएटेड में 26% से भी ज़्यादा शेयर होते हैं, तब भी एक तरीके से 26% है उससे ज़्यादा शेयर होते हैं, तब भी वो डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिया जाता है। लेकिन नॉर्मली अभी हम कॉन्सेप्ट के फॉर्म में क्या बोल रहे हैं कि एक होल्डिंग कंपनी है, दूसरी सब्सिडरी, वो एक दूसरे को कंट्रोल कर सकती है। तो उस केस में जानबूझ के प्राइसिंग में छेड़छाड़ कर सकती है, या जानबूझ के जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस उसमें भी छेड़छाड़ कर सकती है। या जब भी खर्चे बांटने का वक्त आता है, देखिए खर्चे बांटने का वक्त का मतलब क्या हो गया, जब भी अलोकेशन का टाइम आता है कि एक एक्सपेंसेस हुए जो कॉमन एक्सपेंस है दोनों के, लेकिन जब एक्सपेंसेस बांटने का टाइम आता है तो जानबूझ के एक्स लिमिटेड में ज़्यादा खर्चे दिखा दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स की रेट ज़्यादा है। टैक्स की रेट ज़्यादा होने के कारण खर्चे अगर ज़्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम आएगा और उस पर टैक्स कम देना पड़ेगा, और XY PLC ने खर्चे का पार्ट कम ले लिया तो अपॉर्शनमेंट में भी गड़बड़ी कर दी। तो इस तरीके से होता है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या हो गया, एक तरीके से जानबूझ के इन्फ्लुएंसिंग का पार्ट आ गया, दूसरे को इफेक्ट किया जा रहा है। तो उस केस में ALP का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें क्या बोलता है कि जो अगर अनरिलेटेड पार्टीज होती है उनके साथ अनकंट्रोल कंडीशन में यानी बिना किसी छेड़छाड़ किए अगर ट्रांजैक्शन होते हैं तो क्या प्राइसिंग हो रही है, तो वो अप्लाई कीजिए। देखिए या तो आप खुद अप्लाई कर लीजिए, अगर आप खुद अप्लाई नहीं करते तो बाद में क्या होता है, वही इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पेनल्टीज ये लगती है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग यही बोलती है कि आपको क्या करना है, आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन करने हैं। तो देखिए जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये ऊपर पढ़ लीजिए कि क्या बोल रहा है। ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को माल सप्लाई करता था, जनरली उस अकॉर्डिंग अमाउंट चार्ज कर लेता था। लेकिन जैसे ही MNCs का कॉन्सेप्ट आ गया, मल्टीनेशनल कंपनी का, तो धीरे धीरे एंटरप्राइज बढ़ने लग गए वेरियस यानी अलग अलग कंट्रीज़ की तरफ, ग्लोब की तरफ, क्योंकि पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की नीड होती थी। एक तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का आप में क्या होता था,
फोर्स करने का राइट होता था कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाए, नॉर्मली ये बोल रहा है। तो जब दो या उससे ज़्यादा एंटिटीज़ एमएनसीज आपस में मिलके अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेशन कर रही है तो जनरली वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के फॉर्म में कर रही है। एक होल्डिंग कंपनी, दूसरी सब्सिडी कंपनी, कंट्रोलिंग राइट है, वोटिंग राइट है, जनरली ये पार्ट हो गया। तो जानबूझ के वो अपना टोटल प्रॉफिट कम दिखाना चाहती थी जिससे टैक्स का पार्ट कम बने। एक कंट्री में टैक्स की रेट ज़्यादा है, एक में कम है, तो जहाँ पे टैक्स की रेट ज़्यादा है वहाँ पे प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हैं। तो जानबूझ के जो गुड्स बेचा है उसकी प्राइसेस कम दिखा दी, जो गुड्स खरीदा है एसोसिएटेड एंटरप्राइज से उसकी प्राइसेस ज़्यादा दिखा दी, क्योंकि उस केस में क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा दिखेगी तो प्रॉफिट कम दिखेगा। तो जानबूझ के अगर क्या कर रहे हैं वो अपने लॉसेस या खर्चे ज़्यादा दिखा रहे हैं या जो सेल प्राइस है उसको कम दिखा रहे हैं जिससे उनका जो टैक्स है वो कम बने। ये हो गया। तो उस केस में देखिए टैक्स अथॉरिटी को लगा कि ये एक तरीके से अनफेयर हो गया, तो उस केस में आर्म लेंथ प्राइस होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये बोल दिया द टैक्स अथॉरिटी हैव एस्टेब्लिश प्रिंसिपल अंडर विच इट कैन बी अज्यूम दैट रिलेटेड पार्टीज डील विथ ईच अदर एज इफ दे आर इंडिपेंडेंट। तो ऐसे माना जाए कि रिलेटेड पार्टी जब भी डील करती है तो वो इंडिपेंडेंटली डील करे। अभी हमारे केस में क्या था जो आपने देखा, इसमें जानबूझ के वो 5 लाख में बेच रहा है, आप देख सकते हैं, जबकि प्राइस कितनी है 9 लाख। तो इसीलिए बोल दिया कि एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द आर्म लेंथ प्रिंसिपल। ये आर्म लेंथ प्राइस जनरली उस बेसिस पे क्या होगा, प्राइस डिसाइड होगी। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट बोल सकता हूँ, इमेज बनी हुई है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। तो देखिए ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकता है। जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो गुड्स को खरीदने बेचने से रिलेटेड हो सकता है, सर्विस प्रोवाइड करने से रिलेटेड हो सकता है, इंटेंजिबल कोई भी राइट्स है उससे रिलेटेड हो सकता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है, या आप अपने मार्केटिंग राइट्स दूसरी कंट्री में दूसरी कंपनी को दे रहे हो, जनरली ये सारा पार्ट भी हो सकता है। आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, गारंटीज का पार्ट हो गया। तो ये सारा पार्ट हो सकता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। तो बोल रहा है कि अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या करेगी, जब सर्विसेज देगी, गुड्स बेचेगी, तो ट्रांसफर प्राइस, अब ट्रांसफर प्राइस अपनी मर्जी से उसने रख दिया 5 लाख, जबकि आर्म लेंथ प्राइस क्या है 9 लाख। तो ये बोल रहा है कि आर्म लेंथ प्राइस को अपनाओ। जैसे एक इंडिपेंडेंट एंटिटी जब भी किसी को गुड्स बेचती है तो वो किस पे बेचती है, आर्म लेंथ प्राइस पे। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज होता है तो इन्फ्लुएंसिंग का पार्ट होता है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को जानबूझ के बोलती है कि बिलिंग क्या करो, 10 लाख की मत करो, 15 लाख की करो, जिससे मेरे खर्चे क्या दिखेंगे, ज़्यादा दिखेंगे और मेरा प्रॉफिट का पार्ट कम आएगा, तो टैक्स भी क्या बनेगा, कम बनेगा। या जैसे ही मैं आपको दे रही हूँ, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को बोल रही है मैं आपको माल बेच रही हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 लाख की जगह 8 लाख दिखा रहा हूँ, 7 लाख दिखा रहा हूँ। तो जनरली होल्डिंग कंपनी ये कर रही है जिससे उसका सेल प्राइस कम बनेगा और प्रॉफिट का पार्ट कम बनेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इन्फ्लुएंस कर दिया। जबकि यहाँ पे क्या बोला, आर्म लेंथ प्राइस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में होते हैं और अनकंट्रोल्ड कंडीशन में होते हैं। तो इस केस में भी आप क्या कीजिए, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह मानिए कि इंडिपेंडेंट है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, और उस केस में एएलपी के अकॉर्डिंग ही टैक्सेबिलिटी का पार्ट देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये सेक्शन 92 आया जिसके अलग अलग प्रोविजंस है, तो एक एक करके कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हैविंग रिगार्ड टू आर्म्स लेंथ प्राइस सेक्शन 92। अब देखिए एक एक करके प्रोविजन दे रखा है। जो अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया वो तो सबसे पहला प्रोविजन है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू द आर्म लेंथ प्राइस। अब देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी इनकम जो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के थ्रू हुई शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू द आर्म लेंथ प्राइस, तो वो आर्म लेंथ प्राइस पे कंप्यूट किया जाएगा। देखिए उल्टा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे का मतलब जो अभी मैं आपको ये 4th पॉइंट में बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन आप पहला प्रोविजन पढ़िए क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्स लिमिटेड एक रेसिडेंट है, सोल्ड गुड्स और सर्विसेज टू इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज एक्स वाई PLC, जो कि हमारे एग्जाम्पल में था। इस वाले में यहाँ मैंने बताया था एक्स लिमिटेड है जो कि इंडियन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, वो एक्स वाई PLC को क्या कर रही है, गुड्स बेच रही है, 5 लाख में दिखा दिया, जबकि ALP कितनी थी 9 लाख। तो जानबूझ के 5 लाख में दिखाया जिससे टैक्स का पार्ट क्या बने, कम बने, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट कम दिखेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ट्रीटमेंट क्या होगा, चाहे आगे बढ़िए, यही बोल रहा है 4 रुपीज़ 5 लाख वेयर इज द ALP ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज 9 लाख। इसका मतलब अगर अनरिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करोगे अनकंट्रोल कंडीशन में, यानी एक्स लिमिटेड किसी और पार्टी को बेचती, एसोसिएटेड एंटरप्राइज को नहीं बेचती, तो उस केस में 9 लाख में बेचती।
तो बोल रहा है वाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड 9 लाख शैल बी कंसीडर्ड एज सेल वैल्यू। तो यहाँ पे यही बोला गया है एक्स लिमिटेड को कि आप 9 लाख में क्या करो, अपना पार्ट दिखाओ सेल का। अगर आप 5 में दिखा रहे हो तो जो एक्स्ट्रा 4 लाख है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड विल बी इंक्रीज बाई 4 लाख। अब देखिए अगर वो खुद नहीं मानती और मान ली जाती है तो उस केस में पेनल्टी का पार्ट लगता है कि आपने टैक्स चुराने के लिए ऐसा किया है। तो आपको पता है कि जो भी अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग टैक्स का पार्ट बनता है वो जनरली आपको देना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा खुद ही दिखा दो, खुद ही आर्म लेंथ प्राइस पे दिखा दो। वैसे देखिए मैंने क्या बताया, जैसे इनकम का पार्ट है जानबूझ के कम दिखाया गया, वैसे ही खर्चे का पार्ट है जो ज़्यादा दिखाया जा सकता है। अलाउंसेस का पार्ट क्या दिखाया जा सकता है, ज़्यादा दिखाया जा सकता है। देखिए अलाउंसेस में कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंसेस में एक्सपेंस भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो सारा पार्ट हो सकता है। जैसे आप किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, अब इंटरेस्ट की रेट कितनी है 15% और आप दिखा रहे हो 20%, तो जानबूझ के आपने 5% ज़्यादा दिखाया नहीं। देखिए भाई तो इनकम का पार्ट हो गया, मैंने उल्टा बोल दिया। देखिए आपने लोन लिया क्योंकि मुझे एक्सपेंस का पार्ट बताना है, तो जैसे आपने लोन लिया और इंटरेस्ट की रेट कितनी है 15%, लेकिन जानबूझ के आपने उसको 20% पे दिखाया, तो आपने खर्चा 5% ज़्यादा दिखा दिया। हाँ ये सही एग्जाम्पल होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है द अलाउंस फॉर एनी एक्सपेंस और इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन शैल ऑल्सो बी डिटरमिन्ड हैविंग रिगार्ड टू द आर्म लेंथ प्राइस। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन क्या है, इस पे मत जाना, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या आपको पता है कि एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री दूसरी इंटरनेशनल कंट्री में कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री के साथ, यानी एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री की कंपनी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री की कंपनी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रही है वो इंटरनेशनली होंगे। वहाँ पे गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, गारंटी इंटेंजिबल राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो सारा पार्ट तो आएगा। तो उसमें खर्चे का पार्ट भी आएगा और इनकम का पार्ट भी आएगा। तो या तो इनकम कम दिखा रहे हो या खर्चे ज़्यादा दिखा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अलाउंसेस ज़्यादा दिखाएं, जबकि ALP के अकॉर्डिंग अलाउंसेस कम है, खर्चे कम है। तो देखिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बोल रहा है आर लिमिटेड टेक्स ए लोन ऑफ 20 लाख फ्रॉम एन AE इन आयरलैंड एट 20% पर एनम। देखिए ये होल्डिंग कंपनी है मान के चलिए, और ये सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी से लोन लिया और रेट क्या दिखा दी 20% पर एनम इंटरेस्ट की, जबकि रियल में जो रेट थी वो क्या थी 12% पर एनम। तो 8% से खर्चा ज़्यादा दिखाया। एक्सपेंस ज़्यादा दिखाने से क्या होता है, प्रॉफिट कम आते हैं। प्रॉफिट कम आने से टैक्स का पार्ट क्या बनेगा, कम बनेगा। देखिए जानबूझ के इस बेसिस पे चार्ज कर लिया गया। तो इस केस में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम शैल बी अलाउड एज डिडक्शन टू आर लिमिटेड। अब सही करने के लिए क्या करेंगे, 20% से आपको इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा, आपको 12% से अलाउड किया जाएगा। जिससे क्या होगा, वो सही होके क्या होगा, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा और आपको टैक्स रियल देना पड़ेगा, टैक्स रियल देना पड़ेगा। तो बोल रहा है इनकम ऑफ आर लिमिटेड विल बी इंक्रीज बाय 160, क्योंकि आपने 8% के अकॉर्डिंग देख लीजिए 20 लाख का 8% 1,60,000 का खर्चा ज़्यादा दिखाया, जिससे आपका जो ये प्रॉफिट है वो आपने डिक्रीज कर दिया था, जिससे आपको टैक्स कम देना पड़ गया था। तो आपने फ़ायदा उठा लिया, तो उसको रिवर्स कर देंगे। इसका मतलब 1,60,000 आपकी इनकम मान लेंगे। इनकम जैसे बढ़ेगी अब आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अब आपको पता है कि आपने गलती की है तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा गलती मत करो, सीधी सी बात है, उसको आर्म लेंथ प्राइस पे ही दिखाओ। यहाँ पे यही कहा गया है। फिर देखिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट आया। जनरली ये पॉइंट क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होता है दो या उससे ज़्यादा एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में, तो आपस में वो क्या करते हैं, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में या अरेंजमेंट में आती है कि जो भी खर्चे होंगे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, उसका अलोकेशन होगा, उसका अपोर्शनमेंट होगा। ऐसे हो गया, मान के चलिए जैसे इस एग्जाम्पल में दे रखा है कि एक जर्मनी की कंपनी थी, वो रिसर्च प्रोजेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है, और उस पर उसने टोटल मिला के कितना खर्च कर लिया, 50 लाख खर्च कर लिया। अब देखिए उसकी एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज थी इंडिया में। अब देखिए सारा बेनिफिट मोस्टली जर्मनी की कंपनी को जर्मनी में ही हुआ है, जो भी रिसर्च किया उसका बेनिफिट मोस्टली हुआ है, लेकिन खर्चा उसने जानबूझ के इंडिया के एसोसिएटेड एंटरप्राइज में ज़्यादा दिखा दिया 40 लाख का, और अपनी जर्मनी की जो होल्डिंग कंपनी है उसमें दिखा दिया ओनली 10 लाख का। तो देखिए अपोर्शन क्या करा, 1:4, 10 लाख यहाँ दिखा दिए और 40 लाख यहाँ दिखा दिए, जबकि ज़्यादा बेनिफिट क्या मिला है, यहाँ पे मिला है। यहाँ तो बेनिफिट इतना हुआ ही नहीं है। तो इस केस में क्या बोल दिया इसने, जानबूझ के खर्चा यहाँ दिखा दिया। खर्चा दिखाने से क्या होगा, प्रॉफिट कम बनेगा इंडिया का। प्रॉफिट कम बनेगा तो उस पर टैक्स का पार्ट भी कम देना पड़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट जानबूझ के ही ALP का कॉन्सेप्ट लेके आया
जिसमें क्या बोला कि जो ये अपोर्शन करते हो, चाहे आप खर्चे भी अपोर्शन करते हो, आपको पता है कि कॉस्टिंग आपने पड़ी हुई है, तो खर्चे आपको सही बांटने आने चाहिए। तो यहाँ पे जर्मनी की जो होल्डिंग कंपनी है उसको खर्चे सही बांटने आने चाहिए। उसने जानबूझ के क्या कर दिया, इंडियन कंपनी में खर्चे ज़्यादा बांट के दिखा दिए, जिससे प्रॉफिट कम बनाया और टैक्स का पार्ट कम देना पड़ जाए। तो इसी अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट के लॉ आ गए, यानी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग लॉ आ गए, इंटरनेशनल टैक्सेशन के लॉ आ गए। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोविजन आ गया। और 92 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, वेयर इन एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंटर इनटू ए म्यूचुअल एग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ और एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी कॉस्ट इंकर्ड इन कनेक्शन विद द बेनिफिट service or facility provided to any such enterprises, the cost apportioned to contributed by any such enterprise shall be determined having regard to the arm length price of such benefit, service और facility। तो बोल रहा है कि जर्मनी की कंपनी ने जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की या जो भी बेनिफिट एक तरीके से दिए थे, तो उसका जो भी खर्चा हुआ वो कैसे अलोकेट किया जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस पे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में क्या बोल रहा है, एन एंटरप्राइज इन जर्मनी मेक्स रिसर्च ऑन ए न्यू प्रोडक्ट एंड इनकर्ड 50 लाख, 50 लाख का खर्चा किया रिसर्च पे, जिसमें से 40 लाख उसने एक इंडियन एसोसिएटेड एंटरप्राइज को अलोकेट कर दिया, जो उसकी एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज थी सेम प्रोडक्ट के लिए, जो कि सेम प्रोडक्ट में डील कर रही थी। तो देखिए जानबूझ के खर्चे को ज़्यादा अलोकेट करके दिखा दिया। तो अब देखिए क्या बोल रहा है ट्रीटमेंट, वाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ इंडियन एंटरप्राइज इट विल बी रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन वेदर द इंडियन एंटरप्राइज इज डेराइविंग प्रोपोर्शनेट बेनिफिट टू द रिसर्च एक्सपेंडिचर अलोकेटेड। अब देखिए अगर मैं बोलता कि जो इंडियन कंपनी है एसोसिएटेड, उसको बेनिफिट सिर्फ 20 लाख के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी उसको खर्चा सिर्फ 20 लाख ही अलोकेट किया जाना चाहिए था, उसको 20 लाख ज़्यादा अलोकेट कर दिया। तो जो ज़्यादा 20 लाख अलोकेट किया है वो इसकी इनकम मान ली जाएगी। कह रहा है इफ नो सच बेनिफिट इज अवेलेबल टू इंडियन एंटरप्राइज, टोटल इनकम ऑफ सच एंटरप्राइज इज सूटेबली इंक्रीज बाय डिसअलाउइंग प्रोपोर्शनेट अलोकेटेड कॉस्ट। तो आपको पता है कि सिर्फ खर्चा 20 लाख अलाउ करना चाहिए था, या मान के चलिए 25 लाख ही अलाउ करना चाहिए था, जबकि 40 कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा 15 लाख है वो उस इंडियन कंपनी की इनकम मान ली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी का पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको सिंपल समझना है। देखिए याद रखना ये जनरली कहाँ होता है, जहाँ पे आपको पता है कि देखिए दो कंपनीज हैं आपस में, आपको पता है होल्डिंग सब्सिडरी है, कभी कभी वो सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराती है, तो जर्मनी के जो पर्सन है वो कम आए और इंडिया के पर्सन ज़्यादा है, तो खर्चा तो क्या हुआ टोटल मिला के 10 लाख, लेकिन इंडिया को खर्चा दिखा दिया 8 लाख का, यानी इंडिया की जो एंटरप्राइज है उसमें खर्चा दिखा दिया 8 लाख का, क्योंकि वहाँ पे टैक्स क्या होता है, रेट ज़्यादा है, टैक्स की रेट ज़्यादा है, तो टैक्स को कम करने के लिए जानबूझ के खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, जिससे प्रॉफिट कम दिखेगा। जबकि यहाँ पे जो सिर्फ दिखना चाहिए था वो 2 लाख ही दिखना चाहिए था। अब 8 लाख है और 2 लाख, उसका डिफरेंस क्या हो गया 6 लाख, 6 लाख ज़्यादा दिखा दिया। तो उस 6 लाख को क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउ करना पड़ेगा और इनकम के फॉर्म में मानना पड़ेगा। यहाँ पे यही दे रखा है। अब देखिए बोल रहा है कि इसका उल्टा भी हो सकता है। जनरली आपने जो अभी देखा कि जैसे ऊपर वाले पार्ट में एक ही एग्जांपल समझ लीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। जैसे ये वाला एक्स लिमिटेड रेसिडेंट है, उसने क्या करा, XY PLC जो फॉरेन कंपनी है उसको सर्विस दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि 5 लाख में माल बेचा, लेकिन रियल में जो प्राइस थी वो 9 लाख थी। तो जानबूझ के 5 लाख कम दिखाया, जिससे हम बोल सकते हैं कि इनकम का पार्ट कम बने और टैक्स क्या करना पड़े, कम देना पड़े। लेकिन इसका उल्टा भी तो सकता है। देखिए अगर मैं बोल के चल रहा हूँ कि 9 लाख की ALP थी और इंडियन कंपनी ने जो बेचा, एक मिनट, जो सेल प्राइस करी वो दिखाई 11 लाख की, तो आप बोल सकते हैं कि इंडियन कंपनी 11 लाख में दिखा रही है तो टैक्स तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी अच्छी बात है, टैक्स ज़्यादा दीजिए। तो देखो ALP का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेल प्राइस थी वो कितनी होनी चाहिए थी, 8 लाख होनी चाहिए थी आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में, यानी होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में। तब ALP का कॉन्सेप्ट आता कि भाई 9 लाख दिखाओ, या आप खर्चे जो ज़्यादा दिखा रहे हो उसको कम दिखाओ। अगर उल्टा कॉन्सेप्ट आता है तब कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और जबकि गवर्नमेंट उस वक्त तो ज़्यादा टैक्स मांगेगी ही मांगेगी। देखिए यहाँ पे बोल रहा है द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन ए केस वेयर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और द डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउंस फॉर एनी एक्सपेंस और इंटरेस्ट और द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी कॉस्ट और एक्सपेंस अलोकेटेड और कॉन्ट्रीब्यूटेड हैज़ द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इनकम चार्जेबल टू टैक्स और इंक्रीजिंग द लॉस एज द केस में बी, computed on the basis of entries made in the books of account in respect of the previous year in which the international transaction or specified domestic transaction was entered into। ठीक है, देखिए जब भी आप प्रोविजन पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, कभी कभी प्रोविजन समझ में नहीं आते, तो एग्जांपल के थ्रू समझिए आराम से आ जाएंगे। जैसे मैंने क्या बताया था इस एग्जांपल में कि ALP कितनी 9 लाख चल रही है, लेकिन जो इंडियन कंपनी ने गुड्स दिया है वो कितने में दिया है, 11 लाख में। तो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो तो क्या बोलेगा कि आओ 11 लाख में टैक्स दो, आराम से दो।
तो देखिए जब एएलपी का प्रोविजन आता है वो कब आता है, जब जानबूझ के क्या है टैक्स को चुराया गया। हम बोल सकते हैं एक तरीके से जानबूझ के इनकम कम दिखाई गई है या खर्चे ज़्यादा दिखाए गए। अगर उसका उल्टा पार्ट हो रहा है तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये बोल रहा है जनरली। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड रेसिडेंट है, सोल्ड गुड्स और सर्विसेज टू इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज एक्स वाई पीएलसी। देखिए याद रखिए, ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड है, आपको पता है कि मान के चलिए होल्डिंग कंपनी है, एक्स वाई पीएलसी सब्सिडरी कंपनी है, गुड्स बेचा कितने का 5 लाख का, जबकि आर्म लेंथ प्राइस कितने थी 3 लाख की थी। तो 5 लाख में ही दिखा दो, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मना ही नहीं करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब आर्म लेंथ प्राइस पे दिखाने के लिए बोलता है, जब आर्म लेंथ प्राइस एक तरीके से ज़्यादा होती है और आप क्या कर रहे हो कम पे बेचने का काम कर रहे हो, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा। या खर्चे आप बोल सकते हैं कि कम है लेकिन आप जानबूझ के ज़्यादा दिखा रहे हो, तो जानबूझ के आप अपने लॉसेज एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा रहे हो, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एएलपी लेके आता है, वरना वो एएलपी का प्रोविजन लेके ही नहीं आएगा। तो देखिए बोल रहा है द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल, तो इस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं आ रही, तो जनरली यही प्रोविजन में दे रखा है। ये पर्टिकुलर प्रोविजन पढ़ के देखिए तो ऊपर की सारी लाइन है, चाहे आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, इनकम की बात कर रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, या आपके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, अपोर्शनमेंट की बात कर रहा है, जो आपने ऊपर तीनों प्रोविजन बोले, तो उस केस में ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, नो इम्पैक्ट। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, आपको 5 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपकी एएलपी कम है। अगर आपकी एएलपी ज़्यादा होती तो आपको वो एएलपी लेनी पड़ती, आपको आर्म लेंथ प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या है, चाहे आप देख सकते हैं ये रहा। देखिए आर्म लेंथ प्राइस का मतलब ये दे रखा है, इसमें क्या बोल रहा है, आर्म लेंथ प्राइस मीन ए प्राइस विच इज अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड इन ए ट्रांजेक्शन बिटवीन पर्सन्स अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जो कि दो पार्टीज के बीच में हो रहा है जो एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है, यानी अनरिलेटेड पर्सन है, चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। देखिए आपको पता है कि एक एक्स लिमिटेड है और आपको पता है एक्स वाई पीएलसी, जो भी अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा, तो ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। अगर एक्स लिमिटेड किसी और को बेचे, जेड को बेचे, तो उस केस में आपको पता है कि तब कंट्रोल्ड कंडीशन नहीं होगी, तब क्या होगी, अनकंट्रोल्ड कंडीशन होगी, जबकि ये जो एसोसिएट एंटरप्राइज की ये कंट्रोल्ड कंडीशन है। तो इस केस में जानबूझ के इन्फ्लुएंसिंग का पार्ट हो सकता है, और जो आर्म लेंथ प्राइसिंग है उसको क्या कर सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। तो इसलिए बोल रहा है कि आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है कि जब अनकंट्रोल्ड कंडीशन में अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किए जाते हैं तो उसे बोला जाता है आर्म लेंथ प्राइस। तो एक्स ने एक्स वाई को क्या करा, 5 लाख में बेचा, जबकि एक्स जेड को 9 लाख में बेचता है। तो ये जो 5 लाख में बेचा जानबूझ के इन्फ्लुएंस किया गया, जानबूझ के कंट्रोल किया गया, जबकि अनकंट्रोल कंडीशन में एएलपी कितनी थी, 9 लाख की थी, सिंपल सा बात। तो टैक्स पॉइंट देयर में भी मोर देन वन आर्म लेंथ प्राइस, तो बोल रहा है कि एक से ज़्यादा आर्म लेंथ प्राइस भी हो सकती है। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, ये सारा पार्ट भी आपका आ जाएगा, लेकिन देखिए इससे पहले क्या दे रखा है, गिरा द इंडियन सिनेरियो रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए स्टेचुटरी फ्रेमवर्क एम्पावरिंग द टैक्स अथॉरिटी टू डिटरमिन रीजनेबल फेयर एंड इक्विटेबल प्रॉफिट एंड टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। आपको पता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज, आपको पता है कि बाहर की जो कंपनीज है यहाँ पे क्या करती है, सब्सिडीज बना देती है। तो ट्रांजेक्शन को एक तरीके से सही रखने के लिए, प्रॉफिट इक्विटेबल रहे, उसके लिए सेक्शन 90 to 95 92F इंक्लूड किए गए चैप्टर 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2001 प्रोवाइडिंग फॉर ए ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द स्पेशल प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10 रिलेटिंग टू अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। देखिए एक एक करके पढ़ रहे हैं। देयर मस्ट बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, सबसे पहला पॉइंट। अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल में कवर करोगे तो बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन हमें इसको शॉर्ट में ही कवर करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मीन्स ए ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, यानी मिनिमम 2 तो होनी चाहिए। तो बोल रहा है बिटवीन 2 और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आइदर और बोथ द हुम आर नॉन रेसिडेंट इन द नेचर ऑफ। देखिए बोल रहा है कि दोनों में से एक तो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, या तो दोनों ही नॉन रेसिडेंट या दोनों में से एक। इसका मतलब ये आइदर यानी दोनों में से एक, और बोथ मतलब दोनों ही, या तो दोनों ही नॉन रेसिडेंट होने चाहिए या दोनों में से एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। जैसे अभी आपने एग्जांपल पढ़ा कि एक्स लिमिटेड क्या है, इंडियन कंपनी, एक्स वाई पीएलसी क्या है, फॉरेन कंपनी। वैसे ही मान के चलिए कि जो एक्स वाई पीएलसी है जैसे फॉरेन कंपनी है, वैसी एक जेड है वो भी फॉरेन कंपनी है। अब जेड की जो सब्सिडी कंपनी है वो इंडिया में, देखिए ये भी फॉरेन कंपनी, ये यूएसए की है, ये भी यूएसए की है। और जेड की मान के चलिए कोई एबीसी नाम से कंपनी है जो इंडिया में है,
सिस्टर कंसर्न बोल सकते हैं, सब्सिडरी बोल सकते हैं। तो ये सब्सिडरी की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जो है और जेड है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है तो दोनों नॉन रेसिडेंट, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्यों आ गए? क्योंकि जेड की जो सब्सिडरी कंपनी है वो इंडिया में है और ये अफेक्ट कर रहा है, जो एक्स वाई क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली जेड के थ्रू इस एबीसी को अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो तब भी आर्म लेंथ प्राइस का पार्ट आ सकता है और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसको बोला जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है परचेज, सेल और लीज ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जानबूझ के एक्स वाई क्या कर रहा है, इस जेड को दे रहा है जिससे जेड क्या कर सके, इस इंडियन कंपनी को सर्विस दे सके। ऐसे हो गया। कोई इंटेंजिबल राइट दे रहा है एक्स वाई जेड को, जो कि जेड कहाँ अप्लाई कर रहा है, यहाँ अप्लाई कर रहा है। ये हो गया। और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और लैंडिंग और बोरोइंग मनी और एनी अदर ट्रांजेक्शन हैविंग ए बियरिंग ऑन द प्रॉफिट्स, इनकम, लॉस और एसेट ऑफ सच एंटरप्राइज। देखिए आपको पता है कि आपने 5 लाख की प्राइस दिखाई 9 लाख की जगह, तो उस केस में क्या हुआ, आपकी इनकम पे फर्क पड़ा, आपकी इनकम कम दिखी जिससे आपका प्रॉफिट कम बना, टैक्स कम देना पड़ा, तो इसलिए आपको 9 लाख पे दिखाना था उसको। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी इनकम पे फर्क पड़ सकता है, आपके प्रॉफिट पे हो सकता है, आपके लॉसेस पे, आपके लॉसेस आप ज़्यादा दिखा रहे हो जिससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट कम बनेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। आपकी एसेट्स जैसे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लोन प्रोवाइड करने के बाद उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया आपने जानबूझ के, उस इंटरेस्ट से या उस लोन के अमाउंट के थ्रू एसेट्स खरीद रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया लेकिन उससे एसेट खरीद ली, तो उसका भी फर्क हो गया। कह रहा है एंड शैल इंक्लूड ए म्यूचुअल एग्रीमेंट और अरेंजमेंट बिटवीन 2 और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जो मैंने ऊपर आपको बताया, फॉर द अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट ऑफ और एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी कॉस्ट और एक्सपेंस इंकर्ड और टू बी इंकर्ड इन कनेक्शन विद ए बेनिफिट, सर्विस और फैसिलिटी प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड टू एनी वन और मोर ऑफ सच एंटरप्राइजेज। देखिए आपको बताया कि कॉस्ट कोई सी भी इंकर हो सकती है, लेकिन खर्चे कैसे बांटोगे? जैसे आपको अभी मैंने रिसर्च वाला एग्जाम्पल बताया, तो यहाँ पे क्या बोला कि खर्चा जो है वो जर्मनी की कंपनी ने इंडिया में ज़्यादा बांट के दिखा दिया जिससे वो टैक्स बचाना चाहती थी। लेकिन आपको क्या करना है, इक्वल प्रोपोर्शन में या सही ढंग से बांटना है, जरूरी नहीं इक्वल हो, लेकिन एक जो मेथड होता है प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग कि बेनिफिट किसने कितना उठाया है। देखिए जैसे एक एडवर्टीजमेंट होता है इंडिया और जर्मनी के बीच में, यानी जर्मनी और इंडिया, जर्मनी की होल्डिंग कंपनी है, इंडिया की सब्सिडी कंपनी है। अब एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि एक मैच हो रहा है इनके बीच में, क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच तो नहीं होगा, फुटबॉल मैच हो रहा है जर्मनी इंडिया के बीच में या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऐसे मान के चल लीजिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी, और इंडिया की क्या है, सब्सिडी कंपनी है। तो जो क्रिकेट मैच हो रहा है उसकी एडवर्टीजमेंट का पार्ट हो रहा है, तो खर्चा दोनों में ही बटेगा, तो प्रॉपर अलोकेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इंडिया में ज़्यादा खर्चा बांट दिया जिससे आपका प्रॉफिट कम बना और टैक्स कम देना पड़ा। इसलिए ये बोल रहा है कि कॉमनली जो भी अलोकेट होना चाहिए वो प्रॉपर अलोकेट होना चाहिए। ठीक है। फिर बोल रहा है ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज विद ए पर्सन अदर देन एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज शैल बी डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अब देखिए यहाँ पे डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना गया है, एंटर्ड इनटू बिटवीन 2 एसोसिएटेड एंटरप्राइज। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, फिर जाके आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने कवर किया है, ये रहा। अब मैंने टाइम बचाने के लिए जनरली पहले ही मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, नहीं तो मैं साथ साथ कवर करा दूँ, फिर क्या होगा कि 5 मिनट और लग जाते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कम पार्ट में ही ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक ए लिमिटेड है फॉरेन कंपनी, एक सी लिमिटेड है जो अनरिलेटेड है, ए से याद रखना, लेकिन ए की जो ए के साथ जो बी लिमिटेड है वो क्या एसोसिएटेड है, ये होल्डिंग कंपनी है, और बी लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है सब्सिडी कंपनी है। अब देखिए ए लिमिटेड जानबूझ के क्या करता है, सी लिमिटेड को गुड्स बेचता है जो कि एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं है, अनरिलेटेड है, चाहे ये इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, चाहे ये रेसिडेंट हो, याद रखना, चाहे ये नॉन रेसिडेंट हो, याद रखना, चाहे ये रेसिडेंट हो चाहे ये नॉन रेसिडेंट हो। अब सी लिमिटेड क्या करता है, इसको रीसेल कर देता है बी लिमिटेड को। तो जानबूझ के ए लिमिटेड ने क्या करा, सी लिमिटेड को दिया ताकि बी लिमिटेड को फायदा हो सके, तो ये रीसेल कर दिया एक तरीके से। तो पहले अनरिलेटेड के साथ ट्रांजेक्शन किया। तो यहाँ पे पॉइंट में यही बोल रहा है कि जब ए लिमिटेड क्या करता है, बी लिमिटेड के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, सी लिमिटेड को बेच के, और सी लिमिटेड को बोल रहा है कि इनको क्या क्या करना, बी लिमिटेड को रीसेल कर देना। तो यहाँ पर ए लिमिटेड और सी लिमिटेड के बीच में पहले से ही कंडीशंस सेट हो गई, टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो गई कि आपको बी को डिलीवर करना है। ठीक है। सी ने बोला ठीक है मैं रीसेल कर दूंगा, और सी लिमिटेड इसका एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं है, किसका, ए का एसोसिएटेड नहीं है। तो आप पढ़ के देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए बोल रहा है इफ देयर एग्जिस्ट ए प्रायर एग्रीमेंट इन रिलेशन टू रेलिवेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन सच अदर पर्सन एंड द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। देखिए शुरू में पढ़िए, बोल रहा है ट्रांजेक्शन एंटर इनटू बाय एन एंटरप्राइज विद ए पर्सन अदर देन एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज।
तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो एंटरप्राइज की बात कर रहा है वो बी लिमिटेड है और अदर देन एसोसिएटेड सी लिमिटेड है, क्योंकि आपको मैंने बोला वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं है, कौन सी लिमिटेड नहीं है, तो बी लिमिटेड का सी लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट हो रहा है। तो आप वापस पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है, ए ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज विद ए पर्सन। तो बी लिमिटेड का किसके साथ, विद ए पर्सन अदर देन एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, सी लिमिटेड के साथ एक क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको डीम टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। अब देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चाहे सी लिमिटेड इंडिया में भी हो, यही तो, चाहे इंडिया में हो चाहे नहीं हो। अब देखिए ये भी इंडियन कंपनी है, चाहे दोनों इंडिया में है, रीसेल कर रहा है सी लिमिटेड बी को बेच रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर ये तो डोमेस्टिक हो गया, लेकिन मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जा रहा है। किसकी वजह से, ए लिमिटेड की वजह से, क्योंकि ए लिमिटेड ने सी को बोला कि आपको बी को रीसेल करना है। तो यहाँ पे बी और सी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, जो कि सी क्या है, एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन ए बी के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बी किसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, सी के साथ कर रहा है, जो कि एक एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, शैल बी डीम टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, चाहे वो डोमेस्टिक है ट्रांजेक्शन, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, लेकिन इंटरनेशनल माना जाएगा। क्यों, एंटर्ड इनटू बिटवीन टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ऐसा माना जाएगा कि दोनों एक दूसरे के एसोसिएटेड हैं। इफ देयर एग्जिस्ट ए प्रायर एग्रीमेंट इन रिलेशन टू द रेलिवेंट ट्रांजेक्शन, जो ये ट्रांजेक्शन हुआ रीसेल का, उससे पहले ही एक प्रायर एग्रीमेंट था, जो किसके बीच में था, ए और सी के बीच में। देखिए सी यहाँ पे था, आपको बताया बी यहाँ पे था, ये बताया था, ये दोनों एसोसिएटेड है, याद रखना एसोसिएटेड, और ये नॉट एसोसिएटेड है, याद रख लेना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले से ही ए और सी के बीच में एक प्रायर एग्रीमेंट था, और सी और बी क्या कर रहे हैं आपस में, बी और सी क्या कर रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो चाहे डोमेस्टिक हो, लेकिन फिर भी वो डीम टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा बी और सी के बीच में, कि एक तरीके से दोनों एसोसिएटेड हैं। चाहे दोनों एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन वो ए के थ्रू एसोसिएटेड लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए और सी के बीच में पहले से एक प्रायर एग्रीमेंट है इन रिलेशन टू रेलिवेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन सच अदर पर्सन एंड द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। सच अदर पर्सन एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइज, उनके बीच में एक एग्रीमेंट लग रहा है, उससे पहले ही ए और सी के बीच में प्रायर एग्रीमेंट था। या और द टर्म्स ऑफ द रेलिवेंट ट्रांजेक्शन आर डिटरमिन्ड इन सब्सटेंस बिटवीन सच अदर पर्सन एंड द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। और बोल रहा है कि जो रेलिवेंट ट्रांजेक्शन है सी और बी के बीच में, उनकी जो टर्म्स है कंडीशन है, वो ए और सी के बीच में पहले से ही तय कर दी गई थी, कि ए ने सी को बोल दिया था कि आपको इतने में गुड्स क्या करना है, बी को बेचना है, इस तरीके से बेचना है, या जो भी एक्सपेंस करने हैं वो इस तरीके से करने हैं, वो सारा पहले से डिसाइड हो गया। वेयर द एंटरप्राइज और द एसोसिएटेड एंटरप्राइज और बोथ ऑफ देम आर नॉन रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए और बी है, चाहे वो क्या हो, रेसिडेंट, कह रहा है वेयर द एंटरप्राइज और द एसोसिएटेड एंटरप्राइज और बोथ ऑफ देम आर नॉन रेसिडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर सच अदर पर्सन इज ए नॉन रेसिडेंट और नॉन। इसका मतलब सी चाहे रेसिडेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो ए और बी है वो एसोसिएटेड होने चाहिए, वेदर द एंटरप्राइज और एसोसिएटेड एंटरप्राइज और बोथ ऑफ देम आर नॉन रेसिडेंट। अब ए और बी चाहे दोनों ही नॉन रेसिडेंट हो, ये बोल रहा है, चाहे ए और बी दोनों ही नॉन रेसिडेंट हो, या ये जहाँ इस केस में देखिए दोनों में से कोई एक नॉन रेसिडेंट हो, तो ए नॉन रेसिडेंट है और बी क्या है, रेसिडेंट है। लेकिन सी चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी देखिए क्या बोल रहा है कि जो सच अदर पर्सन है, हमारे केस में सच अदर पर्सन क्या है, सी, तो चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से प्रोविजन है। कह रहा है सच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मस्ट बी डन एट ALP एंड इफ सच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैज बीन डन एट ए लेस देन ALP इट शैल रिक्वायर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ALP। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, अभी तक जितना भी पार्ट बताया उसमें क्या बताया, 5 लाख की सेल दिखाई जबकि 9 लाख की दिखानी थी, तो इस केस में आपको ALP भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 5 लाख भी दिखाओगे तो जानबूझ के प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हो। आप खर्चे क्या कर रहे हो, आपको पता है कि 20% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिखा रहे हो, जबकि आपको 12% का लोन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिखाना था, तो आपने 8% ज़्यादा दिखा दिया, तो जानबूझ के आपने खर्चा ज़्यादा दिखा दिया। तो ये बोल रहा है कि आप जो इनकम दिखा रहे हो, जो आप कॉस्ट दिखा रहे हो, जो आप एक्सपेंसेस दिखा रहे हो, या जब भी अपोर्शन कर रहे हो, तो अपोर्शन जो भी कॉस्ट कर रहे हो वो ज़्यादा मत करो, इनकम को कम मत दिखाओ। तो इनकम को कम नहीं दिखाना, खर्चों को ज़्यादा नहीं दिखाना, ठीक है। और उसको किस पे दिखाना है, ALP पे दिखाना है। द अबव एडजस्टमेंट शुड आइदर रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ इनकम। जब एडजस्टमेंट किया गया तो आपको पता है कि आपने ALP प्राइस पे नहीं दिखाया और आपने 5 लाख पे दिखाया, तो आपने एडजस्टमेंट क्या करा, 4 लाख की इनकम बढ़ा दी। तो इससे क्या होगा, इनकम या तो इंक्रीज होगी, या आपने खर्चा ज़्यादा दिखा दिया था, आपने खर्चा 1,60,000 ज़्यादा दिखा दिया, जिससे आपका प्रॉफिट कम हुआ, तो उसको वापस से रिवर्स करो और इनकम करो। इसका मतलब क्या हो गया, आपको अपना लॉस को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब भी एडजस्टमेंट करते हैं और ALP पर लेके आते हैं, तो इनकम क्या होती है, या तो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा,
और लॉस जो आपने खर्चे ज़्यादा दिखाए हैं वो खर्चे आपके इनकम के फॉर्म में आ जाते हैं। इसका मतलब आपको अपने लॉस या खर्चों को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी जब भी एसएससी अपनी रिटर्न भर रहा है। इन अदर वर्ड्स द एडजस्टमेंट शुड नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इनकम चार्जेबल टू टैक्स और इंक्रीजिंग लॉस। उल्टा नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि इनकम डिक्रीज हो गई या लॉसेस बढ़ गए, जिससे क्या होगा, उल्टा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अगर आप 5 लाख की सेल की जगह 9 लाख की दिखाओगे तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा एक तरीके से आपका, यानी मैं गलत बोल दिया। अगर आपने 9 लाख की सेल की जगह 5 लाख दिखा दी, यानी एएलपी की जगह आपने ये दिखा दिया जानबूझ के, तो आप क्या करना चाहते हो, प्रॉफिट को बचाना चाहते हो, टैक्स को बचाना चाहते हो। अब देखिए आपने जो ये इम्पैक्ट देखा था, ये वाला देखा था नो इम्पैक्ट, यानी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे, जहाँ पे आपको पता है कि एक्स लिमिटेड ने एक्स वाई पीएलसी को 5 लाख में माल बेचा, जबकि एएलपी चल रही थी 3 लाख, तो 5 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। तो तब बोल रहा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के और एएलपी के प्रोविजन लगेंगे ही नहीं, क्योंकि उस केस में आपको 5 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द एडजस्टमेंट शुड नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इनकम चार्जेबल टू टैक्स और इंक्रीजिंग द लॉस। तो इसका मतलब आपकी इनकम डिक्रीज नहीं होनी चाहिए या लॉस का पार्ट इंक्रीज नहीं होना चाहिए जब भी आप क्या करोगे, इसका इफेक्ट दिखाओगे। तो मीनिंग ऑफ आर्म लेंथ प्राइस मैंने आपको बता दी। अब देखिए अगली वीडियो में आपके स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन और साथ में एसोसिएटेड एंटरप्राइज और डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ये सारा पार्ट आ जाएगा। फिर देखिए मेरे हिसाब से मैंने इसके मेथड लिए हैं, हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, तो आर्म लेंथ प्राइस के मेथड्स हैं अलग अलग, तो वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन देखिए इसको CACS से कंपेयर मत करना, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतने सारे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, हमें MCQs के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो मैंने उस अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।